गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बिहार की करंट अफेयर्स में फेब मंथ को करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने सितंबर 2023 से स्टार्ट किया था, पूरे एक साल का कवर करने जा रहे हैं। सितंबर का ख़त्म कर लिया, अक्टूबर का ख़त्म हो गया, नवंबर का ख़त्म हो गया, दिसंबर का ख़त्म हो गया, जैन का ख़त्म हो गया। ये सब बहुत लेस देन हाफ एन आवर की वीडियोज हैं, सब ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने शूट किया हुआ है, लाइव भी चल रही थी। अभी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग पे हूँ, इसलिए आप लोग के लिए डेली ये वीडियो बनाता हूँ और मैं कहूँगा कि ये सब देखें। आपका 8 क्वेश्चन बिहार में कहीं नहीं गया है। 8 क्वेश्चन के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों ने हाफ एन आवर करके देख लिया तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। चलिए, तो आज फेब पे मूव करते हैं। फेब का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि जो भी इसको देख रहे हैं प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितने करोड़ रुपए बिहार को एज अ सेंट्रल टैक्स मिलेगा। ठीक है, कितना सेंट्रल टैक्स बिहार को मिलेगा, ये हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आप देखेंगे कि इंटरिम बजट आया था, ठीक है, अभी देखिए तो अभी फाइनल बजट भी आ रहा है। बट जब इलेक्शन से पहले हम लोगों ने देखा था कि इंटरिम बजट आई थी फेब में, और उसमें था बिहार को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे। अगेन अब क्वेश्चन आप पूछेंगे कि सर क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। यदि वो इंटरिम बजट लिखेंगे तो उसमें आपका अलग आंसर होगा। यदि सिर्फ बजट लिखेंगे तो अभी जो बजट चल रहा है, फाइनल बजट है, उसकी बातों को हम लोग लिखेंगे। तो इसमें आंसर बताएं, क्या होगा आंसर? क्या आंसर डी है? नहीं। क्या आंसर सी है? क्या आंसर ए है? नहीं। 1.22 लाख करोड़ रुपीस बिहार को 2024-25 में मिलने वाला है सेंटर के टैक्स का। ठीक है, और ये पहले से काफी ज्यादा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करने से बिहार को वित्त वर्ष 2024-25 में कितने रुपए का लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो फंड है, जिसको हम लोग कैप एक्स फंड भी कहते हैं, ठीक है, और इंटरिम बजट में देखिएगा इसका टोटल बजट क्या था। तो टोटल बजट 75,000 करोड़ के लिए था, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण मिलने की सुविधा थी। ये ब्याज मुक्त ऋण मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन, मतलब इंटरेस्ट फ्री जो लोन मिलता है, ये किसको मिलता है? ये स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। और किस लिए मिलता है? तो ये मेनली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए मिलता है। उसके अंदर भी देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए पैसा मिलता है, रोड रेलवे इन सबको बनाने के लिए पैसा मिलता है। तो कह रहा है इस 75,000 करोड़ में टोटल एलोकेशन हुआ, उसमें बिहार गवर्नमेंट को कितना मिलने वाला है 2024-25 में। तो बताइए कितना। ये 75,000 करोड़ नहीं, ये तो टोटल एलोकेशन है। 50,000 करोड़ भी नहीं, 15,000 करोड़ भी नहीं। आंसर इज ए, 7500 करोड़ रुपये मिलने वाला है। और इसमें मेनली हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन वर्क इन सब होने वाला है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अब इसी में आपसे ये भी पूछेगा कि यदि 22-23 में हम देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2022-23 में ये कितना रुपीस था, कितना मिला था बिहार सरकार को? तो 8,455 करोड़, मतलब 22-23 से कम मिला था। लेकिन हम यदि 23-24 को देखें, 23-24 में ये टोटल बिहार को 6200 करोड़ मिला था। ठीक है, उससे पहले 8,455 करोड़ मिला था, और इस साल कितना मिला है? 7,500 करोड़। तो इसको कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के दे दे तो आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस मिशन के तहत बिहार के पुलिस स्टेशन में ई शिकायत दर्ज करने की घोषणा की गई है। ई शिकायत, ई कंप्लेन करने की व्यवस्था की गई है। कितने? पहले देखें बिहार के कितने पुलिस स्टेशनों में, और किस मिशन का नाम क्या है। तो बताइए कि इस मिशन का नाम क्या मिशन जन सहायता है,
क्या मिशन जन विश्वास है? क्या मिशन जन चेतना है? नहीं, आंसर है मिशन जन सेवा। और इसके अंदर जो पुलिस है वो टोटल कितनी सर्विस प्रोवाइड करेगी? तो टोटल 9 पब्लिक सर्विस देगी। जैसे आप देखते हैं बिहार gov.in पे जाते हैं, वहाँ पे आप जितनी तरीके की सर्टिफिकेट होती है वो आप बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेते हैं, वैसे ही कह रहा है पुलिस से भी अब 9 पब्लिक सर्विसेज आपको मिलेगी। आपको कुछ नहीं जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और जिसमें वो क्या क्या हो सकता है? तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए देखिए, लोग पहले बहुत चक्कर काटते थे, बहुत सारा करप्शन का पैसा इन्वॉल्व होता था। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको मिल जाएगा। आपने सुना होगा पासपोर्ट, तो पासपोर्ट के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें और आपको मिल जाएगा। तीसरा, आपको लाइसेंस वेरिफिकेशन, इन सब चीज अब ऑनलाइन पे मिल जाएगा। ठीक है, CCTNS के अंदर पोर्टल पे जब जाएंगे तो वहां पे हमको दिखेगा कि ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। इवन आप FIR ऑनलाइन, ठीक है, जिसको सनहा भी कहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। चलिए मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण कार्य बिहार के किस शहर में किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, ये इंडिया में ही नहीं, ये पूरे एशिया में पहला फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च रिसर्च सेंटर होगा। बिहार में भी नहीं, इंडिया में भी नहीं, पूरे एशिया में। तो आप बताइए, क्या बक्सर में होगा? नहीं। क्या मुंगेर में होगा? नहीं। क्या भागलपुर में होगा? नहीं। आंसर है पटना में। ये पटना में स्टैब्लिश किया जा रहा है। और कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इसकी ये पूरा सेटअप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो डॉल्फिन है वो हमारा क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये बात हम सबको पता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जा रहा है? डॉल्फिन के बारे में हर तरीके का रिसर्च वन रूफ के अंदर, और ये जो सेंटर बनेगा स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, मतलब हर तरीके की फैसिलिटीज वहां पे होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में कितने पर्यटकों ने बिहार का दौरा किया? ये बड़ा डेटा आपको लगेगा, शॉकिंग सा लगेगा कि क्या सचमुच इतने बिहार में जो टूरिस्ट आए थे। तो टूरिस्ट भी आपको पता है दो तरीके का है, एक डोमेस्टिक टूरिस्ट है और एक इंटरनेशनल टूरिस्ट है। ठीक है, अब डोमेस्टिक टूरिस्ट कहने का मतलब है कि भाई विद इन इंडिया, ठीक है, एंड इंटरनेशनल जो इंडिया के बाहर से आ रहे हैं। तो कह रहा है कि कितने टूरिस्ट आए, ठीक है, बिहार में। तो इस समय आपको बता दें क्या 9.65 करोड़। बहुत लोग हो सकता है ए मारे, लेकिन ए भी गलत आंसर है, बी भी गलत आंसर है। आंसर क्या है? सी, 8.21 करोड़। और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे वो 8.15 करोड़ थे, 8 करोड़ 15 लाख थे। और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे वो करीब 5.46 लाख थे। ठीक है, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी करीब 5.5 लाख आए और डोमेस्टिक टूरिस्ट करीब 8.25, मतलब 8 करोड़ 15 लाख थे। यह अगेन बिग नंबर है, इस नंबर को हमें और बहुत बड़ा ले जाना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अब आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं, बिहार स्पेशल का बैच 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, मात्र 399 में है। आपसे मैं कहूंगा कि इसको ऑनलाइन सारे लेक्चर हैं, 20 लेक्चर्स हैं, 500 क्वेश्चन हैं। मैं कहूँगा आप सब इसको देखें और जो बिहार स्पेशल में करीब 20 से 25 क्वेश्चंस होता है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको कब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है
बताइए। तो क्या ये 15 फरवरी से है? नहीं। 10 फरवरी से? नहीं। 1 फरवरी से? नहीं। आंसर था 5 फरवरी 2024 से। अब इसमें क्या किया गया है? तो इसमें जो बिहार की स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत हम लोगों ने क्या किया? नारा दिया है, एवरी होम एंटरप्रेन्योर। एवरी होम एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब हर घर से एक बिजनेस क्रिएट करने वाला व्यक्ति, मतलब हर घर में हमें एक एंटरप्रेन्योर बनाना है, मतलब हर घर में एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो नौकरी क्रिएट करेगा, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाएगा जिससे नौकरी क्रिएट होगी। ठीक है, और उसी में कह रहा है एवरी होम एंटरप्रेन्योर, एवरी होम एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है हर घर से एक व्यक्ति निकलेगा, हर घर में एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, एंड इसी को आगे लिखता है, ठीक है, बिहार रेडी टू फ्लाई। तो कह रहा है हर घर में इंटरप्रेन्योर, हर घर में एम्प्लॉयमेंट, हर घर, बिहार क्या होगा इसकी वजह से? बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। ये डायलॉग याद कर लीजिए, मेंस में आपको काम आएगा। एवरी होम एंटरप्रेन्योर, एवरी होम एम्प्लॉयमेंट, बिहार रेडी टू फ्लाई। ठीक है, इसके अंदर कितने प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने फोकस किया है? तो 61 प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने फोकस किया है। और इस प्रोजेक्ट में क्या किया है? आपको पहले से भी पता है कि जो पुअर पीपल का नंबर था, हम लोगों ने देखा था 94 लाख था, और इसका भी डेफिनेशन था कि जो 6,000 रुपये से कम है उन व्यक्तियों को हम गरीब मान रहे थे। इन व्यक्तियों को कितने लाख रुपए मिल रहे हैं? तो 2 लाख रुपीज पर पर्सन मिल रहा है। इसमें भी हमने बताया था कल में कि 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक बार 50,000, फिर 1 लाख, और फिर 50,000, मतलब 25%, 50%, 25%, इस तरह से ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू हमने कितने सारे कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार में कितने स्थानों का चयन किया गया है? बताएं। क्या 5 नंबर है? नहीं। क्या ए 2 है? नहीं। क्या 3 है? नहीं। आंसर है सी। आप लोग बताएं सी कौन कौन से हैं जगह, जो 4 जगहों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या कौन कौन से प्लेसेस पे हम, किन कौन से प्लेसेस को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। अब स्वदेश दर्शन का मतलब सिंपल था कि बिहार पूरे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने स्कीम्स को लॉन्च किया था। अब उसके अंदर हम क्या है, अलग अलग जगहों को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि उन जगहों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जा सके, बेटर किया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट शहर में आए। और जब टूरिज्म बढ़ेगा तो उस शहर का, उस स्टेट का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई होगा। ठीक है, तो अंडर स्वदेश दर्शन हम लोगों ने देखा है कि कितने, इसके अंदर कितने प्लेसेस को हमने सेलेक्ट किया है? तो 57 प्लेसेस को सेलेक्ट किया है। ठीक है, टोटल 57 प्लेसेस को पूरे इंडिया के अंदर से हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। और उसके अंदर बिहार में कितने हैं? तो 4 हैं। क्या क्या 4 हैं मुझे बता सकता है कोई? एक हम लोगों ने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक हमने गया किया है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने नालंदा किया है। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने विक्रमशिला किया है, और चौथा हम लोगों ने थोड़ा नाम पुनरोराधम, कहाँ? सीतामढ़ी। पुनरोधम, पुनरोधाम, जो पुनरोधाम है कहाँ का? सीतामढ़ी का। तो गया, नालंदा, विक्रमशिला एंड पुनरोधाम ऑफ सीतामढ़ी, ये 4 प्लेसेस को हम लोगों ने स्वदेश दर्शन के अंदर सेलेक्ट किया है। अब
क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण यदि एनएफएचएस रिपोर्ट को देखें तो कितने परसेंटेज ऑफ जो चिल्ड्रन है वो स्टंटिंग है, मतलब जो एज है उसके अनुसार हाइट नहीं है, और वो भी माल न्यूट्रिशन की वजह से वो कितना बड़ा नंबर बिहार में है, कितने बच्चे बौनेपन का शिकार हैं बिहार में, और वो भी खाना जब सही नहीं मिलता है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे कितने लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कितने परसेंट लोग हैं। अब यहां देखेंगे NFHS ये 4 और NFHS 5, क्वेश्चन कह रहा है 5। तो यदि NFHS 4 देखें तो उसमें जो था, ठीक है, वो ये जो उसमें ज्यादा वर्स्ट था, मतलब ज्यादा लोग बौनेपन के शिकार थे। ठीक है, अब ये जो नंबर आपको दिख रहा है 42.9, 34.2, ये अलग अलग जगहों के अलग अलग नंबर हैं। यदि आपको ये पता हो, मतलब एनएफएचएस के अनुसार कितने परसेंट बौने लोग हैं ये बताना हो तो आप मुझे बताएं कितने लोग हैं। क्या डी आंसर है? नहीं। क्या सी आंसर है? नहीं। क्या ए आंसर है? नहीं। आंसर क्या है? बी है, 42.9। अच्छा, ये जो बौनेपन के शिकार का बच्चों का हम करते हैं वो 0 to 5 ईयर्स का करते हैं। ठीक है, और हम लोग देखें तो NFHS 5 के अनुसार जो ये नंबर था, ठीक है, बिहार में वो कितना था? 42.9% था। ठीक है, जबकि ये NFHS 4 के अनुसार ये जो डेटा था वो 48.3 था। इसका मतलब कि यहां से यहां रिडक्शन हुआ। NFHS 4 में 48.3% था, लेकिन हम लोग NFHS 5 देखें तो उसमें 42.9 था, मतलब करीब करीब 5.4% का हम देखते हैं कि कम, मतलब कम हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ है? तो आंगनवाड़ी के जो स्कीम्स हैं, जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उससे ये चीजें ठीक हुई हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो बौनेपन का शिकार है सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा है सीतामढ़ी में। कितना? 54.2%। सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है बिहार का? सीतामढ़ी। एंड सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौन है? सबसे कम बौनेपन का शिकार कहाँ है? तो गोपालगंज में है, 34.2%। ठीक है, तो ये दो डेटा भी आप याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम में काफी काम आएगा। चलिए मूव करते हैं। कह रहा है डॉक्टर उषा किरण खान, जिनका हाल में ही हमने देखा कि निधन हो गया है, उनका किस क्षेत्र से हम देखते हैं कि जुड़ाव रहा है? उनका संगीत में तो एकदम जुड़ाव नहीं था, कृषि में भी जुड़ाव नहीं था, मधुबनी चित्रकला में भी नहीं था, उनका जुड़ाव साहित्य से था। उन्होंने टोटल 17 नोवेल्स लिखे हैं, जिसमें कहानियां हैं, कविताएं हैं, और इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब बेसिकली ये आती कहाँ से हैं? तो ये दरभंगा से आती है। ठीक है, चलिए, इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। मूव करते हैं 10 नंबर। कह रहा है बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी आप देखेंगे बिहार में जदयू और आरजेडी की सरकार थी, उसके बाद जदयू एंड बीजेपी की सरकार बनी। जब ये बनी तो जब वहां पे रेजिग्नेशन हुआ तो फिर से नए विधानसभा के जो स्पीकर हैं उसको चुना गया, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को फिर से चुना गया। तो कौन थे बताइए? देवनारायण यादव? नहीं। अवध बिहारी चौधरी? बहुत लोग मार सकते हैं, बट ये इससे जस्ट पहले थे जब आरजेडी एंड जदयू साथ थी, तो ये भी इस गलत आंसर है। उदय नारायण चौधरी? ये भी सही नहीं आंसर है। आंसर है नंद किशोर यादव, ये बीजेपी से हैं, और बीजेपी ये जो है पटना का क्षेत्र है, ठीक है, वहां से करीब लगातार 7 बार ये एमएलए बन चुके हैं। ठीक है, हर बार ये सेलेक्ट वहां से इलेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ये कहां से आपको एमएलए रहे हैं? तो पटना साहिब से
7 बार एकदम लगातार एमएलए चुने जाते हैं। अच्छा, यहां थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। कह रहा है बिहार विधानसभा के 70वें, ठीक है, ये टोटल देखे तो 17 है, लेकिन यदि इंडिपेंडेंट इंडिया में, आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में यदि बिहार की बात करें तो ये 16th स्पीकर थे, ठीक है, लेकिन यदि ओवरऑल देखें तो ये 17th रहा है। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको अगेन बता दूं, 8 अगस्त को यूपीएससी बैच का स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप सब लोग इसमें आमंत्रित हैं। आपके जो नोन लोग हैं उनको भी आप प्लीज बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बिहार विधानसभा का 19वां डिप्टी स्पीकर किसे चुना गया है? ठीक है, डिप्टी स्पीकर किसे चुना गया है? तो क्या बृज किशोर बिंद है? नहीं। क्या महेश्वर हजारी है? नहीं। क्या दिनेश्वर चंद्र यादव है? नहीं। ये नरेंद्र नारायण यादव हैं, जिन्हें ये चुना गया है। किस पार्टी से हैं? तो ये जदयू से हैं। जदयू से इनको क्या किया गया है? तो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया गया है। चलिए मूव करते हैं। कह रहा है कि बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया है? ठीक है, विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन है जो लीडर अपोजिशन का हेड है? क्या मीसा भारती? नहीं, ये तो एमपी बनी है, तो ये है नहीं। तेजस्वी यादव, ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली में है, तो ये भी नहीं। तेज प्रताप भी लेजिस्लेटिव असेंबली में है, तो ये भी नहीं। तो आंसर क्या बचा? राबड़ी देवी हैं, जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल का में जो अपोजिशन का चीफ बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे लोग गलत करेंगे। बिहार में किस राजनीतिक दल के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? अब इसमें आपको कैसे क्लू लेना था? अभी देखिए, सबसे नंबर ऑफ सीट्स किस पार्टी के ज्यादा हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो आप सबको पता है आरजेडी। इसमें बहुत सारे लोग बीजेपी मारेंगे, जो कि गलत आंसर है। जदयू भी गलत आंसर है, ठीक है, ये भी गलत आंसर है। आंसर क्या है? राजद। राजद के कितने लोग राज्यसभा में मेंबर हैं? तो 6 लोग राज्यसभा के मेंबर हैं। जबकि बीजेपी में देखें तो 5 हैं, जदयू में 4 हैं। और आपको टोटल पता है कि बिहार का जो नंबर ऑफ सीट है वो 16 है। एक आपको अदर्स जो महागठबंधन है उनसे थी, तो ये 6, 4, 10, 5, 15, एक 16 सीट का हुआ। आरजेडी के मैक्सिमम 6 सीट्स रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्तमान बाघों की आबादी कितनी है? तो ये नंबर आप देखेंगे कि नंबर बहुत बढ़ा है, ठीक है। 31 जो था ये 2018 में था, तो ये मेरा आंसर है नहीं, ठीक है। 44 है नहीं मेरा आंसर, 51 है नहीं, आंसर है मेरा डी। मतलब 31 से बढ़कर हमारा आंसर ये कितना हो गया? टाइगर की नंबर ऑफ संख्या बढ़कर 2023 में जब इसको सर्वे किया गया तो पाया गया कि 31 से ये नंबर बढ़कर 54 हो गया है। और आपको पता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण में है, ये भी आपको पता है, ठीक है। और आपको ही पता है कि बिहार में ओनली टाइगर रिजर्व है, अभी जस्ट अनुमति मिली है। और हमने देखा है कि बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खुलने वाली है, जिसके अंदर कैमूर टाइगर रिजर्व भी होगा, ठीक है। और सेकेंड टाइगर रिजर्व इसके अंदर हमारा खुलेगा। एक्सक्यूज मी। चलिए मूव करते हैं हम लोग। और यहां देखें हम लोग, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो नॉर्थ में आपको नेपाल पड़ेगा, ठीक है, नेपाल आपके नॉर्थ में पड़ेगा। और इसके वेस्ट में उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो ये 2 डेटा आप दिमाग में रखेंगे। चलिए
मूव करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, मतलब वहां पे कंफर्म किया गया है। क्या वो जमुई में किया गया है? नहीं। क्या मुंगेर में किया गया है? नहीं। क्या औरंगाबाद में किया गया है? नहीं। उसको किस में किया गया है? रोहतास में उसको कंफर्म किया गया है। और ये जो ग्लूकोनाइट है, ग्लूकोनाइट का जो मेनली यूसेज है, इसमें से हम लोग को क्या मिलता है? पोटास मिलता है, जिसको हम लोग केमिकल बनाने में यूज करते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ की इंडस्ट्री में काफी हेल्प मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे हम लोग फैब का आधा पार्ट कंप्लीट किया है। कल हम पूरा कंप्लीट करेंगे और इस फैब को भी हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। मैं आप सबको कहूँगा कि और मेहनत करें, 70th आने वाली है और पूरा दम लगाकर हमें अपने प्रिपरेशन को रखना है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम 6:30। आप लोगों से बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।